नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश का क्विक रिवीजन सीरीज फॉलो करना चाहते हो तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ये 19वां 20वां वीडियो है, यानी कि इसके पहले भी मैंने कई सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है। और अभी जो चैप्टर चल रहा है ये है भारतीय कृषि, और भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जो है पंचवर्षीय योजना। आज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं पे बेस्ड क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं से एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में टपक पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को सीरीज से कवर किया है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं हर एक पंचवर्षीय योजना से, उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। अगर आप लोग हमारे वीडियोस के पीडीएफ वगैरह को अवेल करना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रखा है कि आप लोग संपूर्ण ग्रामीण परिवेश का हमारा ई बुक वगैरह कैसे फाइंड कर सकते हो, ओके। जो चीज़ मुझे बतानी थी, कुछ बच्चे नए होते हैं उनको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को मैंने हर एक वीडियो में शामिल किया है, हर एक वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृषकों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति नाम किस अमेरिकी विद्वान ने दिया? तो हरित क्रांति नाम विलियम गैड ने दिया था। जब ये पूछेगा कि हरित क्रांति के विश्व लेवल पे जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। जब पूछेगा कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है तो एमएस स्वामीनाथन होगा। लेकिन जब एग्जाम में ये पूछेगा कि हरित क्रांति नाम किसने दिया, ठीक है, या फिर अमेरिकी विद्वान ना लिखे वहाँ पे, हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो वहाँ पे आंसर होगा विलियम गैड। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में एक्चुअली में क्या हो गया था कि हरित क्रांति के खोजकर्ता या फिर मैंने जनक बोल दिया था इनको, लेकिन इन्होंने जनक नहीं थे, ये खोजकर्ता नहीं थे, ये इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन में दोस्तों गुजरात राज्य सबसे आगे है। अगेन, कपास उत्पादन में गुजरात राज्य सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों में से कौन सी सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो चावल जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई मांगता है। तो प्रमुख फसल दे देगा, वहाँ पे पूछेगा कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सिंचाई मांगता है, तो आपका राइट आंसर होगा चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने प्रतिशत मशीनीकरण हो चुका है? ओके, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कृषि का कितने प्रतिशत मशीनीकरण हो चुका है? तो 40% मशीनीकरण हो चुका है। कितने परसेंट? 40% मशीनीकरण हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तौर पर कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट तौर पर कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रों पर निर्भर है? तो ये है 55%, ठीक है। 55% व्यक्ति भारत में ऐसे हैं जो डायरेक्ट कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं या फिर उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि अप्रत्यक्ष तौर पर कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 60%। कुछ 60% लोग ऐसे हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बन के आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी और एक होती है मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, कुछ बेरोजगारियां ऐसी होती हैं कि अगर उनमें से किसी आदमी को हटा दिया जाए, जैसे आपको पता होगा खेती करने के लिए पूरी फैमिली रहती है, लेकिन अगर एक आदमी जाए खेती करने के लिए, 1 बीघे खेत है अगर आपके पास, उसमें 7 लोग काम करें तब भी उतना ही उत्पादन होगा, और 1 बीघे खेत है उसमें 2 लोग काम करें तब भी उतना ही उत्पादन होगा। तो बाकी के जो 2-3 लोग थे वो तो बेरोजगारी है, एक तरह से आप मान सकते हो, तो वही होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बाकी मौसमी बेरोजगारी आपको पता होगा, जब मौसम होता है, सीजन होता है, तभी फसल कटता है, उस टाइम पे लोग बिजी रहते हैं, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। आप जाएंगे चौराहे पे तो इसमें कोई नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय आता है कि चौराहे पे भीड़ लगी रहती है, राजनीति होती है, वो ऐसा समय होता है कि जब सब लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है। और बातें वो इस लेवल की करते हैं कि लगता है कि सबसे बड़ा नेता यही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें गाँव क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से गाँव में बेरोजगारी व्याप्त है और लोग अपने आप को समझते हैं कि वो सबसे बिजी आदमी है, ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू हुई? अब यहाँ से हम पंचवर्षीय योजनाओं को शामिल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं पे आज का हमारा टॉपिक है। तो अब हम यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी। डेट याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर यह योजना आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर दर तथा वास्तविक विकास दर कितना रहा। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कि लक्षित साधा कितना गया और निकला कितना, हुआ कितना, एक्चुअल में वास्तविक कितना रहा। तो साधा क्या था दोस्तों 2.1 कि हम 2.1 से विकसित होंगे, विकास दर हमारा इतना रहने वाला है, लेकिन मिला था हमें 3.6। 2.1 हमने सोचा था, 3.6 हमें मिला था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो ये 1956 से 1961 तक शुरू हुई थी, 1961 तक रही थी। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 1961 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये मॉडल महत्वपूर्ण है, शुरू के 4-5 पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला वाला था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे और दूसरा वाला है महालनोबिस मॉडल पे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पे बल दिया गया। तो भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर बल दिया गया था, सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कृषि पे ही काम करना था, खाने जीने के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था और दूसरे में दोस्तों भारी उद्योग पे बल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर तथा वास्तविक विकास दर क्या रहा। तो 4.5 हमने सोचा था और मिला कितना था, 3.5 मिला था। ठीक है, 4.5 से 3.5 पे हम लोग, मतलब 4.5 सोचा था हम लोगों ने, 3.5 हमें मिला था। ठीक है, देखिए विकास दर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरू के 3-4 योजनाओं के विकास दर आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो 1961 से 1966 तक रही। आप 5-5 साल बढ़ाते चलिए, ऐसे ही मिल जाएगी। बीच में योजनाओं का हुआ है तो उनको हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। बाकी आप 5-5 साल हर योजना पे बढ़ाते चलिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर किस बात पर बल दिया गया। तो कृषि एवं उद्योग दोनों पर। पहले में दिया गया था कृषि पर, दूसरे में दिया गया था उद्योग पर और तीसरे में कृषि एवं उद्योग दोनों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का आर्थिक विकास दर तथा वास्तविक विकास दर क्या रहा। तो 5.6 हमने सोचा था, मिला कितना 2.2, यानी कि ये योजना विफल रही थी, मतलब लक्षित विकास दर प्राप्त नहीं कर पाई थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी। तो जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड थी। याद रखिएगा, जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड योजना कौन सी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश कब से कब तक रहा। तो 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 से लेके 69 तक योजना अवकाश था। ठीक है, 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक योजना अवकाश रहा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है। तो मैंने बताया था MS स्वामीनाथन है और विश्व लेवल पे आप देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति से संबंधित वृद्धि किस फसल में हुई, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस फसल में देखने को मिली हरित क्रांति के बाद में। तो चावल और गेहूं में देखने को मिली। ठीक है, चावल और गेहूं में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। ओके, अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक है। तो 1969 तक वो था, योजना अवकाश था, और 1969 में 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 1974 तक। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो अशोक रुद्र एवं LS माने के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर, ये ध्यान रखिएगा, अशोक रुद्र एवं LS माने के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर यह चौथी योजना बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो अस्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब हमने यहाँ पे आत्मनिर्भर होने पे बल दिया था, किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना पे। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों हम लोग आत्मनिर्भर होने पर बल दिए थे, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य ये था। अगला क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल रणनीति का संबंध किस योजना से है। तो इस योजना का संबंध दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना से ही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एवं वास्तविक वृद्धि दर क्या रहा। तो 5.6 लक्ष्य था, लेकिन मिला कितना था, तो 2.1 ही मिला था। योजना विफल रही थी, उतना हम प्राप्त नहीं कर पाए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक थी। तो 1974 से 1979 तक थी। ठीक है, कब से, 1974 से 1979 तक
पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है मुझे नहीं पता, टाइपिंग एरर भी हो सकता है। तो लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित ये योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना के अंतर्गत शुरू हुआ था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, 5 का गुणनखंड है, 5 का फैक्टर है 20, तो आप कुछ ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो पांचवी के अंतर्गत ही आता है, काम के बदले अनाज योजना। अगला है, अनवरत योजना कब से कब तक थी? तो बीच में क्या हुआ था, 78 और 80 तक जो है यहाँ पे पार्टी चेंज हुई थी, तो इन्होंने अपनी योजना चलाई थी, एक साल की थी, तो ये है अनवरत योजना, ठीक है। तो अनवरत योजना कब से कब तक थी? तो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक अनवरत योजना थी। अच्छा, अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आधारित थी दोस्तों गुन्नार मेडल मॉडल पर, ठीक है, गुन्नार मेडल मॉडल पर ये योजना आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना को किसने लागू करवाया था? तो डीटी लक्कड़वाला ने इसको लागू करवाया था। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1980 से, अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे 1980 तक अनवरत थी, अगेन अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, तो 1980 से 1985 तक जो है छठी पंचवर्षीय योजना रही। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, शिव रमन सिंह कमेटी के सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किस योजना के तहत हुआ था? तो यही छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। यहाँ आज मैं इतनी बार पंचवर्षीय बोल दे रहा हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, पूरा याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 में, महत्वपूर्ण है, ठीक है, शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। ओके, अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना है। देखिए, जब आप लोग पीडीएफ को देखेंगे, हालांकि पीडीएफ तो मैं पेड वालों को देता हूं, लेकिन अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतनी बार पंचवर्षीय योजना मैंने बोला कि आप लोग को याद करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसका पीडीएफ दोस्तों, पार्टिकुलर इस वीडियो सेशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप अलग है, चैनल अलग है, तो इसको मैं चैनल पर डालूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक है? तो 1985 से 1990 तक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर बल दिया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, अलग है, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर बल दिया गया था। फिर से बोल दे रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग जो है ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, टॉपिक क्या पॉइंट है समझिए। फिर क्या हुआ था? 1990 तक ये हुआ था, आप देख सकते हैं 1990 तक योजना चली, और इसके बाद में फिर से 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वर्ष की योजनाएं चली, ठीक है, 2 वर्ष की योजनाएं चली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1990 से 1992 तक फिर से गैप रहा पंचवर्षीय योजना का। ओके, अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना, आप देख सकते हैं कि 1992 से 1997 तक जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ओके, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में बस आपको इतना याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था, ठीक है। क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पंचवर्षीय योजनाओं से कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 9वीं देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है, आप लोग ऐड कर लेना। 97 से लेके 2002 तक जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास
और यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन याद रखना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसका कार्यकाल और न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए आप लोग, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है दोस्तों 2002 से 2007 तक रहा है। और ये किस मॉडल पर आधारित था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसके पहले जो हमने देखा था वो सिर्फ आगत निर्गत था, यहाँ पे दोस्तों व्यापक आगत निर्गत जुड़ गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया गया, ये ध्यान में रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देख लीजिए, तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। अगेन उद्देश्य क्या था, तो आप देखेंगे और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। उद्देश्य अगर आपको जानना है 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तो यह है और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 2017 तक जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अच्छा, उद्देश्य क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप बस पढ़ते जा रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो, बिना स्टॉप हुए बिना समझाए हुए आप पढ़ते जा रहे हो। देखिए दोस्तों, इस सीरीज का नाम है क्विक रिवीजन सीरीज। स्टार्टिंग से जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर, ये हमारा ई बुक है, आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे हम बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चन को फटाफट चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 20 से 25 मिनट के अंदर सेशन को ख़त्म करना होता है। अगर आप लोग यही पंचवर्षीय योजना डिटेल में करना चाहते हो तो हमारा एक अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने डिटेल में कवर कर रखा है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगले सेशन के लिए आप लोग वेट कीजिएगा और क्विक रिवीजन सीरीज को दोस्तों आप लोग एग्जाम के पहले ज़रूर रिपीट करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग सारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, मिलते अगली वीडियो में पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।